Hello everyone, this is me Apurva Thakur and you all are watching me on my YouTube channel. So guys, आज शाम को यूपीएससी मेंस का जीएस पेपर 2 कंडक्ट कराया गया जिसमें पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है आज मेरे पास। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, पेपर कैसा रहा, इजी मॉडरेट क्या था, ये पूरा हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, नहीं भी है तो भी बहुत नॉलेज आपकी इंक्रीज़ होगी इससे। और अगर इस बार आप किसी भी वजह से मेंस नहीं लिख पाए हैं तो आई होप कि नेक्स्ट ईयर आप मेंस का एग्ज़ाम दें तो आपको ये आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। एक बार आप पेपर देखिए। द फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से क्वेश्चन आया गया है। सेकंड ये क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जो आज के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक करंट इशू भी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। फाइनेंस कमीशन, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। 14 फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आया है। हालांकि इस टाइम पे 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, पर हमसे 14 फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन है, प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चन है, वेलफेयर स्टेट के ऊपर क्वेश्चन है। ये एक स्कीम दी गई है, अर्न वाइल यू लर्न स्कीम, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी के अंदर, इन पे क्वेश्चन दिया गया है। एंड एशिया अफ्रीका पे क्वेश्चन आया है। यूएसए जो चाइना से थ्रेट कॉन्टीन्यूसली फेस कर रहा है, उस पर ये क्वेश्चन है। सीबीआई पे क्वेश्चन है। बहुत ही करंट अफेयर्स में सीबीआई का मुद्दा रहा था कि बहुत सारे स्टेट्स ने सवाल उठाए थे कि सीबीआई प्रोब पे, तो इस पे क्वेश्चन आया है। ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो 10 तक क्वेश्चन है वो 150 वर्ड्स में आपको आंसर करने होते हैं। जो शुरू के 10 क्वेश्चन होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं, जिसमें 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना होता है। और जो आगे के 10 क्वेश्चन है वो 15 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें 250 वर्ड्स में आपको आंसर करना होता है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है इसमें, और 250 वर्ड्स में आपको आंसर करना होता है। ये 10 क्वेश्चन है, तो टोटल 250 मार्क्स का ये पेपर बन जाता है। ठीक है, तो और ऐसे ये सीबीआई पे क्वेश्चन हो गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन पे क्वेश्चन है। सारा पेपर हम डिस्कस करेंगे, बट जस्ट पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, स्टैटिक क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पूछा गया है। ये आप लक्ष्मीकांत से देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये डिजिटल इलिटरेसी, डिजिटली वर्ल्ड हो गया है, जब से पेंडेमिक आया तब से डिजिटली हम हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। विमेन के ऊपर देखिए, अभी पहले भी एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और विमेन के ऊपर आया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। एनजीओज के ऊपर क्वेश्चन है। दिस इज एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस पे क्वेश्चन है। और ये AUKUS, ये एक बहुत ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है जिसमें है ये ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, इनके बीच में, जो अभी हाल ही में 15 सितंबर 2021 को साइन किया गया था। तो उसके ऊपर क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। कुछ भी बाहर से कुछ नहीं है, सब कुछ सब्जेक्ट का है। यूपीएससी कभी बाहर नहीं जाता है, जो भी उसके सिलेबस में डिफाइन है उसी में रहता है। तो हम एक एक करके थोड़ा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, द न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप AUKUS इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइनाज एम्बिशंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसके हमें स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट बताने थे। अब ये AUKUS व्हाट इज दिस, इसकी हम बात करें। AUKUS जो है ये है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है ये फ्रेंड्स। और ये इंडो पैसिफिक रीजन में बनाया गया था इन लोगों ने, क्योंकि आपको पता है ये चाइना का जो चाइना एक बहुत तेज़ी से उभर कर आ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। बहुत सारे एरिया को कब्जा करना चाहता है, हर चीज़ पे वो अपने ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। तो वो एक थ्रेट है अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं। तो ऑस्ट्रेलिया इसकी मदद से, ये जो इन्होंने पैक्ट बनाया था उसकी मदद से, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं वो एक्वायर करना चाहता था। तो इसलिए इन्होंने एक पैक्ट बनाया चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCO के ऊपर। इसमें हमसे पूछा गया है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं हमें SCO के, और क्या ये क्रिटिकली एग्जामिन करना है हमें एम्स को SCO के, और क्या ये रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करता है इंडिया के लिए। तो SCO यू ऑल नो, SCO क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, चाइना के अंदर। और हमें पता है कि इंडिया ने 2017 में ज्वाइन किया था, पर वैसे ये बन गया था 2003 में, 2001 में पहले अनाउंस किया गया था बनाया जाएगा ऐसा कुछ। मेनली ये काउंटर करने के लिए, जैसे अमेरिका ने यूरोपियन
जो यूनियन के साथ जो कंट्रीज़ हैं नाटो बनाया, ऐसी ही एक अलाइंस बनाई गई जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो आप देख सकते हैं मिडल एशियन कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज़। इसमें अगर हम मेंबर्स की बात करें तो 9 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। जैसे पहले 8 मेंबर्स थे इसमें, पर अभी फ़िलहाल में ईरान को इसमें ज्वाइन कराया गया है। तो 8 मेंबर्स वही रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये 8 मेंबर्स हैं। और अभी हाल ही में ईरान को, पहले ईरान एक ऑब्जर्वर स्टेट था, पर ऑब्जर्वर स्टेट से अब उसे मेंबर बना दिया गया है। तो टोटल में 9 मेंबर्स हो जाते हैं इसके SCO के। 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया आते हैं। SCO पहले तो देखा जाए तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती है इसकी, क्योंकि जो हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका 40% ये कवर करता है और ग्लोबल GDP का 20% कवर करता है। तो आप देख सकते हैं SCO बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है, एग्जामिनर ने बहुत ही अच्छा जो ये क्वेश्चन पूछा है, और हाल ही में ये चर्चा में भी क्यों था, क्योंकि लास्ट ईयर ही अभी इसकी जब मीटिंग हुई है तो उसमें चेयरपर्सन इंडिया था। 2017 में इंडिया ने SCO ज्वाइन किया था। उसके बाद फर्स्ट टाइम था कि इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की थी SCO की, तो इंडिया इसका चेयरपर्सन था। अब इसमें हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया का क्या रोल प्ले करता है। तो देखिए, इंडिया अपनी कुछ चीज़ें हैं इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहला, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस जो है इसकी, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंस, और जियो पॉलिटिकल वे में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से इम्पॉर्टेंस हो जाता है। हम बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं अपने जो पड़ोसी मुल्कों से। सिक्योरिटी थ्रेट सबसे ज़्यादा चाइना से ही है। तो इन सबको काउंटर करने के लिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, रेडिकलिज्म को काउंटर करने के लिए, और जो इंस्टेबिलिटी फैली हुई है इस रीजन में उसको काउंटर करने के लिए SCO हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाल ही में आपने देखा होगा जब अफगानिस्तान में राइजिंग तालिबान का जो बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था, तो उसके अगेंस्ट भी इंडिया ने आवाज़ उठाई थी। और आज आप थोड़ी सी पहले के मुताबिक एक पीसफुल, फिर भी एक पीसफुल तो नहीं कह सकते, पर फिर भी स्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में, तो वो इंडिया की वजह से ही है। इंडिया ने यहाँ पर भी अपनी आवाज़ उठाई थी। तो SCO कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस हो जाती है इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैन सिविल सोसाइटी एंड NGOs प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू बेनिफिट द कॉमन सिटीजन्स? डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ दिस अल्टरनेटिव मॉडल। ओके, तो यहाँ पे हमसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर हमसे यहाँ पूछ रहा है कि जो हमारे NGOs हैं ये क्या एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी में हमें सिटीजन्स को बेनिफिट करते हैं, किस तरह से एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करवाते हैं, और उसमें भी फिर हमें क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए, एनजीओज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं। वैसे तो जैसे हमारी सारी सुविधा हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हमारे पास सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं जो हम आम जनता है। पर एनजीओज भी कहीं ना कहीं, जैसे एजुकेशन का फील्ड हो गया, फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं ये फंड्स कलेक्ट करके, और हेल्थ का फील्ड है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ एनजीओज बहुत सारे लोगों के लिए एनजीओज हेल्प करते हैं। तो एक अल्टरनेटिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेनिफिट करते हैं कॉमन सिटीजन में। और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी देखने को मिल रही हैं आज के अभी हाल ही में न्यूज़ में चल रहा है कि बहुत सारे जो NGOs हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये मुद्दा जो है बहुत करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें एग्जामिनर, द वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैव एक्सेल्ड इन वेरियस फील्ड्स. The social attitude towards women and feminist movement has been patriarchal. Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu? तो क्वेश्चन इज जस्ट अबाउट कि इंडिपेंडेंस के बाद जो वुमेन है और जो वुमेन एम्पावरमेंट में, मतलब हमारी वुमेन एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स के अलावा किस किस चीज़ में हम और एक्सेल कर सकती हैं, वुमेन कैसे आगे आ सकती हैं, तो और क्या रास्ते हो सकते हैं, हम और क्या स्टेप्स उठा सकते हैं अपनी सोसाइटी में विमेन को और ऊपर लाने के लिए, उनका जो, ठीक है, उनका सोशल एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए। तो देखिए, ये सिंपल ये वुमेन एजुकेशन इसमें दिया गया है और वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स दी गई हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा सकती है, हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे क्या लगता है कि इसमें हम ये लिख सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर में जितनी ज़्यादा वुमेन होंगी, वुमेन एम्पावरमेंट उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। जैसे कि जो जुडिशियरी है, जिसमें जो हमारा क्वेश्चन 3 है वो भी इससे रिलेटेड है। तो जुडिशियरी में जितनी ज़्यादा हमारी विमेन होंगी उतना हमें फ़ायदा है।
उतनी ज़्यादा, क्योंकि आधी आबादी जब हमारी वुमेन है तो वुमेन एम्पावरमेंट होगा अगर डिसीजन मेकिंग में होंगी, पॉलिटिक्स में वुमेन होंगी तो हमें फ़ायदा है, हेल्थ केयर का फील्ड है इसमें वुमेन होंगी। तो ये कुछ फील्ड ऐसे हैं जो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं जो हेल्प करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने में, तो इसमें हम ये सब मेंशन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ डिजिटल लिटरेसी पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज coupled with lack of information and communication technology accessibility hindered socio-economic development, explain with justification। तो देखिए बात की जा रही है यहाँ पे डिजिटल इलिटरेसी के बारे में। डिजिटल इलिटरेसी की वजह से जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और उसके चलते जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिंडर हो रहा है। तो रूरल एरियाज़ की बात की जा रही है यहाँ पे, बेसिकली रूरल एरियाज़ में देखिए आज के टाइम पे पेंडेमिक के बाद से हम हर चीज़ ऑनलाइन जो है, बहुत चीज़ें हो गई, हम पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हमारी जो आधी दुनिया ऑनलाइन चल रही है। तो लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग, जो हम शहरों की पब्लिक इजीली फिर भी एक्सेस कर पाती है नेट को और उन्हें जानकारी है, बट बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे डिजिटल इलिटरेसी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें अनअवेयर हैं लोग यूज़ करते टाइम। तो कहीं ना कहीं उनकी जो साइबर क्राइम उन्हें फेस करने को मिलता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते वक्त वो उनकी हिंडर हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, दिक्कतें देखने को मिलती हैं, साइबर क्राइम देखने को मिलता है। तो उसी की बात की जा रही है कि क्या हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो इसमें मेंशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन जो है ये सिंपली स्टैटिक पोर्शन से पूछा गया है, जिसमें हमें दिया गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ जो है, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जो आपको पता है ये कमेटीज़ जो होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं पार्लियामेंट में, एडहॉक कमेटीज़ होती हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ में फाइनेंशियल कमेटीज़ आती हैं, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ आती हैं जिन पे क्वेश्चन पूछा गया है, इंक्वायरी कमेटी आती है, और फाइनेंशियल में तो वो सब हो जाती हैं जो एस्टीमेट और पीएसी हैं हमारी। पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी। तो देखिए ऐसी जो है हाल ही में 24 एट प्रेजेंट 24 कमेटीज़ हैं, जिसमें 8 जो है वो राज्यसभा के अंडर वर्क करती हैं और 16 जो है लोकसभा के अंडर वर्क करती हैं। ठीक है, अब जो हम बात करें कि जो ये कमेटी होती है DOPS वाली जो है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 31 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं 21 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा से हैं और 10 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा से होते हैं। तो एक स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो भी अपनी बात रखते हैं वो एक एडवाइजरी की तरह है, वो बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट पे, वो एक सिर्फ एक एडवाइस की तरह है। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। देख रहे हैं आप क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैसे इस्टेब्लिश होती हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, उनकी वर्किंग, करंट स्टेटस, इलिस्ट्रेशंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ इसमें हमें बताना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये भी क्योंकि चर्चा में बहुत रहा, क्योंकि हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया है और वेस्ट बंगाल चाहता है कि वो वो उनके जो स्टेट है उसे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल मिले। तो आप बता सकते हैं मुझे अभी कमेंट सेक्शन में कि कितने स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारे। लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है विधान परिषद। चलिए मैं आपको बताती हूँ, यह आर्टिकल 169 में आता है। किस आर्टिकल में आता है? 169 में हम देखने को मिलती है हमारे को विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिलहाल में ये 6 स्टेट्स में है, क्योंकि 2020 में ही आंध्र प्रदेश ने अपने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे अबॉलिश कर दिया है। और 2019 में जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, J&K बाइफर्केट कर दिया गया था 2 यूनियन टेरिटरीज में, तो जो वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो भी अबॉलिश हो गई थी। तो इसलिए हाल ही में सिर्फ 6 ही ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये वर्क कर रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल सिमिलर वर्क करती है जैसे राज्यसभा काम करती है। जैसे हमें देखने को मिलती है पार्लियामेंट में एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है, राइट। तो जैसे राज्यसभा है ऐसे ही सिमिलर है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, ठीक है, और इसकी जो कंपोजिशन, ये हमें पूरी यही बताया गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बताना है उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 171 जो है उसमें उसके मेंबर्स के बारे में बताया जाता है कि मिनिमम जो है, मिनिमम 40 मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 40।
मिनिमम 40 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं जितने भी स्टेट असेंबली जो है टोटल उसमें मेंबर्स हैं उसके 1/3, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3 जो स्टेट असेंबली के मेंबर्स हैं उनके बीच में। तो ये होता है, ये एक परमानेंट बॉडी है, डिसोल्यूशन नहीं किया जा सकता इसका, सेम जैसे राज्यसभा में होता है 6 ईयर्स इसका टर्म होता है जो मेंबर होते हैं इसके, और 1/3 जो मेंबर्स हैं हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। तो राइट, ये सब हमें इसमें बताना था। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें है हमें फीचर्स डिस्टिंग्विश करने हैं। जो राइट टू इक्वालिटी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएसए और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट टू इक्वालिटी में डिस्टिंग्विश करने हैं फीचर्स, क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को, ऑब्वियसली सबको पता ही है, बट हाल ही में ये फेल हुआ है, अब इतना पावरफुल देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या जो लिमिटेशंस हैं वो हमसे पूछी गई हैं इसमें कि व्हाट आर देयर लिमिटेशंस जो ये एनएचआरसी जो है फेस कर रही है। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया लिमिटेशन, 250 वर्ड में ये लिखना था, 15 नंबर का क्वेश्चन था। जब हम बात करते हैं एनएचआरसी की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट यस आपको प्रेजेंट एट प्रेजेंट के उसमें लिखना था। इसमें 1993 में बना था। चेयरमैन होते हैं इसमें, चेयरमैन होते हैं +4 मेंबर्स होते हैं, पर +4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। जो हम इसमें चेयरमैन होते हैं वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं, जिसकी मतलब जो टर्म कंडीशंस हैं वो हैं कि या तो उनकी एज 70 ईयर्स होनी चाहिए या फिर टर्म जो है, ठीक है, एज और टर्म जो है इसमें 5 ईयर्स का होता है इनका। और ये जो है 1993 में बना था जो मैंने आपको बता ही दिया, और 2006 में इनका 2006 का एक्ट है। तो इसी के जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीआई के ऊपर। सीबीआई देखिए हाल ही में हमने बहुत वेस्ट बंगाल में और कुछ अदर स्टेट्स में भी देखने को मिला था, क्योंकि सीबीआई जो इंक्वायरी करती है किसी भी स्टेट में, तो कुछ स्टेट्स ये आपत्ति जताते हैं कि सीबीआई अपनी परमिशन से ऐसे एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकती और हमारे स्टेट में विदाउट अवर परमिशन ऐसे प्रोब कंडक्ट नहीं कर सकती, जांच नहीं कर सकती। तो ये जो मुद्दा बिल्कुल मुझे लगता है ये बिल्कुल करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जिसने अगर आपने न्यूज़पेपर्स डेली पढ़े हैं, न्यूज़ के आप उसमें है, तो बिल्कुल मुद्दा जो है करंट अफेयर्स बेस्ड है कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसमें आपको अपने व्यूज़ रखने थे और जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बात की जा रही है यूएस से जो एक फेस कर रहा है थ्रेट चाइना से, उसके ऊपर, और इतना थ्रेट जो सोवियत यूनियन से भी नहीं था आज के टाइम पे चाइना से है, तो उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है इसे। यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना। तो देखिए बात किसी से छुपी नहीं है, मैंने खुद से कितनी सारी वीडियोस अपने चैनल पे डाली हैं इसी बात पर कि जो ये चाइना से यूएसए को थ्रेट हो रहा है। चाइना जियोपॉलिटिकली चाहे हम देख लें, चाहे ट्रेड में देख लें, हर तरह से अमेरिका को परेशान कर रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में अगर हम देखें, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को देख सकते हैं चाइना ने, और कितने सारे जो छोटे छोटे देश हैं जिनको कर्जे में डुबो दिया है, श्रीलंका हो, एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडो पैसिफिक के जितने भी कंट्रीज़ हैं सब चाइना से परेशान हैं, राइट। और उसी के लिए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे थे हम, AUKUS जो ऑस्ट्रेलिया UK US का पैक्ट है, वो भी इसी चाइना से डरकर उन्होंने बनाया है, परेशान होकर। तो यूएसए को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा थ्रेट देखने को मिल रहा है। ऐसी अगर हम बात करें अफगानिस्तान में, तो जब अफगानिस्तान से अमेरिका ने रिट्रीट कर लिया, वहाँ से वापस आ गई वहाँ की सेना, तो वहाँ पर भी चाइना का कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिल रहा था। तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जो हर कंट्री की तरफ बढ़ता जा रहा है, चाहे वो फिर हम एशिया की बात करें, अफ्रीका में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, हर हैवी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, प्लस हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है ये बहुत सारे कंट्रीज़ में। तो ये एक कॉन्टिन्यूस थ्रेट, एक बहुत बड़ा थ्रेट अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो मुझे लगता है इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है कि हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ पेपर के क्वेश्चंस देख रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने लग रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ये है, लास्ट फ्यू डिकेड्स जो रहे हैं उसमें हमने एशिया की ग्रोथ स्टोरी देखी है, राइट, बट इस डिकेड में हम देखने वाले हैं अफ्रीका की ग्रोथ स्टोरी। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है।
तो देखिए क्वेश्चन बहुत सही पूछा गया है, क्योंकि हाल ही में अगर आप देखें तो अफ्रीका में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। हर कंट्री अफ्रीका में इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो। इंडिया ने बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट किया हुआ है अफ्रीका में। और अभी अगर आप देखें कोविड-19 में जब वैक्सीनेशन हुआ था, तो हमारे कंट्री ने बहुत सारी वैक्सीन्स जो हैं अफ्रीका में पहुंचाई थी इंडिया ने, और भी देशों ने अफ्रीका तक मदद पहुंचाई थी। तो ये सब जो है इस क्वेश्चन में हमें बताना था, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड मेल न्यूट्रिशन बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन एसएचजी। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम उनकी फाइनेंसिंग करते हैं तो वो कैसे हेल्प कर सकती है जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करने में, पॉवर्टी को दूर करने में, और जो कुपोषण है। तो ये भी एक सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, बस हमारे 7 क्वेश्चन रहते हैं, फिर जल्दी से वीडियो को ख़त्म कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम जो है, इसके बारे में हमें लिखना है कि कैसे ये वोकेशनल और इसके जो एजुकेशनल ट्रेनिंग है उसमें कैसे हेल्प करती है बच्चे के। अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम, देखिए ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने निकाली थी। किसने निकाली थी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने, स्टूडेंट वॉलंटियर्स को प्रमोट करने के लिए, एमओटी ने। तो उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है beside being a moral imperative of a welfare state, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development. देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि हमें एक मॉरल तो हमें फॉलो करने ही होते हैं वेलफेयर स्टेट के लिए, जैसे हमें डीपीएसपी वगैरह में दिया गया है एक वेलफेयर स्टेट बनने के लिए। बट उसके साथ ही एक कंडीशन जो है वो है प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हेल्थ स्ट्रक्चर इज़ अ मस्ट, ठीक है। और ये हमने देख ही लिया है लास्ट 2 ईयर्स से, जब कोरोना आया है, पेंडेमिक आई है, कि एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ स्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सोसाइटी के लिए, एक वेलफेयर स्टेट के लिए। तो दिस इज़ समथिंग गवर्नमेंट नीड टू लुक अपॉन, ध्यान देने की ज़रूरत है, स्कीम्स बनाने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से जितना हमारा रॉबस्ट प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर होगा उतना ही एक स्टेट को हम सस्टेनेबल बनाने में हेल्प कर सकते हैं, उतना ही। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर है, ये भी डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है, तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इसमें कुछ वो नहीं है, राइट। क्वेश्चन है इसकी लाइक प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में इंडिया की। और उसके बाद सेकंड है उसमें पार्ट कि हमें एक्सप्लेन करना है बिजनेस एसोसिएशंस कैसे पब्लिक पॉलिसीज़ में कंट्रीब्यूट करती हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कई बार देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट उनकी तरफ झुक जाती है, जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ को मैनिपुलेट किया जाता है। तो लाइक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट कैसे इंश्योर करे कि अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव के लिए भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है। ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रिकमेंडेशंस की गई थी 14th फाइनेंस कमीशन में, और वो कैसे उन्होंने इम्प्रूव करने में हेल्प करी है फिस्कल पोजीशन को। देखिए अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके चेयरमैन एनके सिंह है, पर हमसे 14th का पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है वही, देखिए वुमेन पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही पेपर में। 1 क्वेश्चन जो पहले हम पढ़ रहे थे वो 15 मार्क्स में था, और ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन है कि क्या ज़रूरत है अभी हमें कि वुमेन की ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन हो हायर जुडिशियरी में। तो देखिए अभी आज तक हमारी कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं बनी है, ठीक है। और लेकिन फ़िलहाल में हमने देखा अभी रिसेंट कुछ महीने पहले ही कि काफ़ी सारी फीमेल जजेस को अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये क्वेश्चन वहीं से करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वुमेन होंगी वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ता है, डाइवर्सिटी बढ़ेगी, इक्वालिटी बढ़ती है, इंक्लूसिवनेस बढ़ेगा। तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और अब हम अपने क्वेश्चन 1 पे आते हैं, जिसमें बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है संवैधानिक नैतिकता, बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है अपने आप में ही, कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, इसकी रूट्स हैं, तो इसके डॉक्ट्राइन को हमें इसमें बताना था। व्हाट्स द डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो है फंडामेंटल राइट्स में हमें गिवन है, जो हमारे आर्टिकल 12 to 35 हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए हमारे, ठीक है। डीपीएसपी हो गई, डीपीएसपी में हमें गिवन है
प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी गिवन है। जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारे रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, जो हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये भी कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का ही पार्ट है। जो हमारा प्रीएम्बल है जिसमें हम बात करते हैं लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, जस्टिस की, ये जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमें दिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, जो सोशल जस्टिस की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है। और ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो जिन्हें हम इस जो क्वेश्चन है इसमें हम बता सकते थे। तो आई होप आपको पेपर की एक डिटेल एनालिसिस मिल गया होगा, एक रिव्यू मिल गया होगा कि एग्ज़ाम कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड हम इसमें किस टाइप से आंसर कर सकते थे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर next exams and thank you for watching. We will meet soon in the next amazing video. Till then, take care. Bye bye.